नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 2024 का चुनाव सर पर है और इसी 2024 के चुनाव को लेकर हर पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी ना सिर्फ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है बल्कि अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की बात बार बार दोहरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर 370 सीटें जीतेगी, तो वहीं एनडीए 400 पार करने वाला है। लेकिन इस 400 पार के आंकड़े के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के मिशन पर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही निकल चुके थे और उसके जरिए पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब जब पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उसमें भी इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर काम हो रहा है और उसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में इस वक्त है पी मुरलीधर राव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। नमस्कार। और देखिए, इनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, मध्य प्रदेश के मौजूदा प्रभारी हैं, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और साथ ही साथ साउथ की जब बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। तो सर, सवाल यहां पर यह है कि जो 2024 के चुनाव में एक बड़ी जीत की आप लोग बात कर रहे हैं, 400 पार के नारे को साकार रूप देने की जब आप बात कर रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दक्षिण भारत, क्योंकि नॉर्थ में तो जाहिर तौर पर क्लीन स्वीप बीजेपी को मिलेगा, ये सब तय मान रहे हैं। लेकिन उसी दक्षिण भारत के लिए रणनीति क्या है पार्टी की? देखिए, दक्षिण में इस बार पिछली बार से स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इसका कारण है कर्नाटक में हम असेंबली चुनाव हारने के बाद भी हमारी जनता दल के साथ जो गठबंधन हुआ उसके बाद भाजपा और जनता दल ये दो मिलने पर कांग्रेस की स्थिति जो कर्नाटक में जो असेंबली में जो जीत उन्होंने हासिल किया है वो इस बार मुझे लगता है कि फिर से जीरो की स्थिति में आ जाएंगे। और तेलंगाना में जो 17 सीटें हैं, पिछली बार हम 4 सीटें जीते थे, मुझे लगता है कि बीआरएस जो है वहाँ पर कम्प्लीटली इरेलेवेंट हो गया असेंबली के बाद, और जो भी संघर्ष है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगी और कांग्रेस में बहुत ज़बरदस्त ढंग से बीजेपी इम्प्रूव करेगी। और कुल मिलाकर के हमारे गठबंधनों की संभावना आंध्र में अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ है, तो ऐसे में एनडीए की जो स्थिति है वो आंध्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, संभावना है। अभी मैं कंक्लूसिव नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर के पिछली बार से इस बार दक्षिण बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए अनेक संभावनाओं के साथ है और हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आपने कहा कि इरेलेवेंट है बीआरएस, लेकिन चर्चा तो ये चल रही है कि आप लोग बीआरएस के साथ में गठबंधन कर सकते हैं, है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी? देखिए, ये जो लोग हैं कि कांग्रेस से हार गए हैं तो बीआरएस और बीजेपी मिलने पर अच्छी परफॉर्मेंस करेगी इसीलिए एनडीए में आने की संभावना है, ऐसे कुछ अटकलें लगाते हैं। लेकिन हमारी जो बीआरएस के विरोध में जो जनमानस है वहाँ पर, अभी वो रिसेंटली चुनाव हार गए हैं, सत्ता में रहते हुए हार गए 10 साल के बाद। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम अकेले लड़ेंगे और मोदी जी के चेहरे पर तेलंगाना में एक बहुत अच्छा है। दिल्ली में कोई भी हो, हैदराबाद में कोई भी हो, तेलंगाना में कोई भी हो, किंतु दिल्ली के लिए तेलंगाना की जनता मोदी जी के साथ है, ये हमारा ग्राउंड रिपोर्ट का फीडबैक है। तो ऐसे में हम किसी भी प्रकार से अलायंस वहाँ एनडीए की संभावना नहीं देखते हैं और बीआरएस के साथ कोई संभावना नहीं रखेंगे। हम बिल्कुल सीधे कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। रखते हैं आपके प्रति, ये मानते हैं वो आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? नहीं, ये तो केवल अटकलें हैं, वो अभी फॉर्मली कोई बात तो हुआ नहीं, लेकिन ऐसे संभावना ही नहीं है कि हम तो सॉफ्ट नहीं है बीआरएस के विषय में। हम बात जानना चाह रही हूँ सर, ऑलमोस्ट 20% का वोट परसेंटेज रहा आपका पिछले लोकसभा चुनाव में और इस बार विधानसभा चुनाव में भी आपका वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगे जितना मुख्य भूमिका में आपको चुनाव लड़ना चाहिए था वो परफॉर्मेंस बीजेपी की नजर नहीं आई। तो तेलंगाना को लेकर इतना श्योर आप हैं, मतलब इसकी वजह मैं जान सकती हूँ, कॉन्फिडेंस आप लोगों का है? ऐसा है, तेलंगाना में पिछली बार हम 7% वोट पाए थे असेंबली में और उसके बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो हमें 19.5% वोट आए। इस बार हमारा असेंबली में चुनाव में हम 14% पर आए हैं और हमारा जो संभावना अभी लगता है कि हम 30% से ऊपर रहेंगे किसी भी सूरत में और 30% रहेंगे एवरेज में। किंतु हमारे पास ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और बीजेपी की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगा, इसलिए हम वहां पर लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 10 सीटें। लेकिन नंबर 1 पार्टी के नाते बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन में इमर्ज करेगी तेलंगाना में।
ये जातिगत सर्वे बिहार के बाद तेलंगाना भी पहुंच गया, कांग्रेस के इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है, पूरे देश में कांग्रेस पिछड़े विरोधी पार्टी के नाते गत 50 सालों में उसकी छवि है। इसीलिए अचानक जाकर के कोई पिछड़ों के लिए हम जातिगत सर्वे करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कहने से उसकी कोई छवि नहीं है। और तेलंगाना में या दक्षिण में उनको इसके कारण से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनकी जो बेस ही एंटी बीसी रहा है। और बीसी उनके साथ में अभी भी उनकी जीत में बीसी की फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए ये जो केवल चुनावी रणनीति के नाते वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले तो उन्होंने जो गारंटीज दिया है कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी, जिसके सहारे वो सरकार में आए हैं, गत 4 महीने में 6 महीने में कर्नाटक में और गत 2 महीने में तेलंगाना में उनका गारंटीज पर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। और वो कई चीज़ों के बारे में उन्होंने कैलेंडर भी दिया कि हम इस प्रकार के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करेंगे, इस प्रकार के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करेंगे, और 60 दिन हो गए हैं, अभी तक वो कैलेंडर तो निरर्थक हो गया, कैलेंडर की डेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज पूरी कर्नाटक में भी और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार के लिए जिन्होंने वोट डाला है, उनको उनका परफॉर्मेंस के आधार पर वो केंद्र के मोदी जी के संदर्भ में देखते हैं तो उनको लगता है कि वो मोदी जी ही ठीक है। तो इसीलिए चाहे कर्नाटक हो और चाहे तेलंगाना हो और एंटायर दक्षिण में, एक बात आप ध्यान रखिए, मोदी जी पैन इंडिया प्रो इनकम्बेंसी है उनके पास। और आज की स्थिति में मोदी जी एक सुनामी बनेंगे दक्षिण में। मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल उत्तर में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में मोदी जी फैक्टर, ऐसा नहीं है। मोदी जी बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे तेलंगाना में, कर्नाटक में और दक्षिण में। अच्छा, आपने कहा कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का होने जा रहा है साउथ के अंदर, तो अब सवाल उठता है, जब हम तेलंगाना की बात करते हैं मुख्यतः, तो वहाँ पर जो मूवमेंट चला, तेलंगाना मूवमेंट, उसने बीआरएस को बढ़त दिलाई और 10 साल तक उन्होंने राज भी किया। तो आज आपको लग रहा है कि वहाँ की जनता बीआरएस को छोड़कर, यानी बीआरएस को रिप्लेस के बीजेपी का साथ देगी, और ऐसा क्यों? पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी, तेलंगाना की आंदोलन शुरू से लेकर बीआरएस टीआरएस जो शुरू किया है या भी सब मिलकर के शुरू किया, और अंतिम समय तक पार्लियामेंट में भी भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में लगातार समर्थन दिया। इसलिए तेलंगाना की जनता में हमेशा वो यादें हैं कि भारतीय जनता पार्टी संकट के समय में साथ दिया है राष्ट्रीय दल के नाते। इसलिए लोगों में ये भाव नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि टीआरएस, उन्होंने अभी जो सत्ता से उनको वो हार हो गया, तो ऐसे में अब उनको पार्लियामेंट में वोट का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट में वो उनको कोई, यहाँ पर दिल्ली में उनके लिए कोई भूमिका तो है नहीं। और ऐसे में तेलंगाना के लोगों में ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही तेलंगाना से आपको कोई देश के अंदर भूमिका निभाने वाली है। तेलंगाना विकास के लिए भी कुछ कर सकती है तो करेगी। तो ऐसे में जिसको कहते हैं कि पॉजिटिविटी, जो सपोर्ट है, वो तेलंगाना की जनता में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, ये दोनों दल के बीच में ही संघर्ष रहेगा। बीआरएस राष्ट्रीय चुनाव की दृष्टि से वो वहाँ पर उसकी कोई भूमिका नहीं है। अगर मान लो 3 सीट जीतेंगे, 5 सीट जीतेंगे, तो उनकी क्या भूमिका क्या है? तो ये देश तेलंगाना की जनता में स्पष्ट है। तो फिर केसीआर सरकार के 10 सालों को कैसे देखते हैं आप? उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? मतलब कुछ बेहतर किया या फिर नहीं? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है, लोगों ने उनको अभी तिरस्कार इसलिए किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है परिवारवाद, केसीआर का मतलब हो गया, सरकार का मतलब है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। केसीआर सरकार का मतलब है कि व्याप्त भ्रष्टाचार। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ और टीआरएस एक तरफ। तो ऐसे में लोगों ने सोचा है कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, बीआरएस से मुक्ति अगर पाना है तो संगठन की उनकी ढांचा हर जिले में है। इस कारण से स्थानीय चुनाव में उन्होंने बीजेपी को ना दे करके कांग्रेस को दिया। लेकिन प्रदेश की जनता में साफ है मोदी जी के प्रति, और दिल्ली में मोदी जी रहना चाहिए, इस विषय में हर सर्वे में साफ है, स्पष्ट है, और प्रबंधन है, वहाँ पर समर्थन मोदी जी के लिए है तेलंगाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद उद्घाटन जब होने जा रहा था, उससे पहले अनुष्ठान
साउथ में जाकर करते हैं और उसी से क्लियर हो गया कि वो मिशन साउथ पर हैं। अब सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर तो मेहनत कर ही रहे हैं, वो तो मिशन साउथ पे गए ही, लेकिन क्योंकि आप भी साउथ का एक बड़ा चेहरा है, तो आपकी भूमिका किस तरीके से रहने वाली है, आपकी क्या कुछ जिम्मेदारियां रहने वाली हैं? नहीं देखो, मैं तो लगातार कर्नाटक में काम किया था प्रभारी के नाते, संपूर्ण दक्षिण में मैं प्रभारी के नाते काम किया था लंबे समय। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे प्रदेशों में काम किया, लेकिन गत 3-4 वर्षों में मैं चुनावी राजनीति में स्वयं जाऊंगा। ऐसा करते हुए तेलंगाना की चुनाव जो होने जा रहा है उसमें मैं खुद भी लड़ूंगा, ऐसा करके मैं राष्ट्रीय पार्टी को बताया। और इस कारण से मैं तेलंगाना में क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी गत 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि तेलंगाना परिवर्तन बहुत आवश्यक है और तेलंगाना परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संभावना है। तो और तेलंगाना की एक बात ध्यान रखिए, तेलंगाना इज़ ए ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि वो बिल्कुल गेटवे है। तो ऐसे में आपको तमिलनाडु में जो समस्या दिखेंगे दक्षिण के संदर्भ में, वो तेलंगाना में नहीं है। आपको भाषा के जो संबंध में जो बातें देखने को मिलता है, तो वो तेलंगाना में नहीं है। तो इसलिए तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मतलब खुद फाइट करने जा रहे हैं इस बार इलेक्शन। अब एक सवाल ये भी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कि रामलला विराजमान हुए मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश भर में इसकी चर्चा है, लेकिन दक्षिण की सियासत पर इसका कोई असर होगा क्या? बिल्कुल होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, विशेषकर तेलुगु प्रांतों में, हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 प्रांत ऐसे हैं, पूरे दक्षिण में भी हैं, लेकिन ये 2 प्रांत ऐसे हैं, भगवान राम ये बहुत पॉपुलर, जिसको पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और आपको राम के नाम से कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर राम के नाम से नाम नहीं है, बहुत। और तीसरा मैं आपको एक बात और बताता हूं, जब कारसेवा हुई, डांचे के गिराते समय जो कारसेवा हुई, पूरे देश में सबसे ज़्यादा संख्या में कारसेवक जो आए थे वो तेलुगु से आए थे। इसीलिए, और पूरे देश में अभी जो डोनेशंस दिए हैं मंदिर निर्माण के लिए, देश में सबसे सेकंड नंबर पर तेलुगु है। तो इसलिए तेलुगु एक क्षेत्रों में और दक्षिण में भगवान राम के प्रति आराधना भाव है, पूजा भाव है और श्रद्धा भाव है, और इसलिए राम लला देश को एक करने वाले हैं। और इस बार मैं पक्का कह रहा हूँ, कांग्रेस बहुत लूज करेगी, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना, मोदी जी के विरोध कर सकते हो आप, लेकिन भगवान राम का विरोध करना और भगवान राम को नहीं मानती है ऐसा दिखना, ये जो है वो महंगा पड़ेगा। और ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं इसको, तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा कोई टक्कर नहीं देने वाली बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस बहुत गलत रास्ते पर है। केंद्र के चुनाव के संदर्भ में न्याय यात्रा आज कोई रिलेवेंट नहीं है, लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि उनकी कोई भी डिमांड जोड़ों के तरफ नहीं है, उनके साथ जो चलने वाले हैं उसमें तोड़ो लोग बहुत है, देश के विरोध में लड़ने वाले बहुत है, देश की एकता के लिए विरोध में लड़ने वाले बहुत है, राम जी के खिलाफ स्टेटमेंट्स देने वाले अनेक है, सनातन धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाले अनेक है। तो उनकी पहचान क्या है? एंटी हिंदू पहचान बनती जा रही है कांग्रेस की, जो उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। आपको मैं बताता हूँ, दक्षिण में अभी क्या हुआ, तेलंगाना में 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोग जो देखना चाहते हैं, लोग देख रहे हैं। लोगों को कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है, 4 घंटे उनको लोग देखने के लिए उनको आप हॉलीडे नहीं दिया, छुट्टी नहीं दिया। लेकिन 8 फरवरी को कांग्रेस सरकार, जैसी सरकार में आई, इसमें 1 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, फरवरी 8 तारीख को मोहम्मद साहब जो स्वर्ग सिधार गए हैं, वो दिन मक्का से जेरूसलम गए, जेरूसलम से घोड़े पर बैठ कर हेवन गए हैं, तो वो दिन छुट्टी दे दिया, तो कोई मांग भी नहीं रहा था। और विदेशों में भी नहीं है, जो मुसलमान देशों में भी नहीं है। तो ये जो कांग्रेस की पहचान है, ये मुस्लिम परस्त, माइनॉरिटी परस्त और एंटी हिंदू, ये दक्षिण में भी है। तो आपको नहीं है मुस्लिम से प्रेम? लोग कहते हैं कि बीजेपी नहीं, मुस्लिम से प्यार नहीं करती। मुद्दा नहीं, मुस्लिम से प्यार करना है तो हिंदू का दुश्मन बनना, इसका क्या मतलब है? आपको संवेदनशीलता है तो केवल मुसलमानों के साथ ही है। तो देश के मुसलमानों को बीजेपी इस बार कैसे भरोसा दिलाएगी? नहीं, देश के मुसलमान को भरोसा दिलाने में मोदी जी ने क्या कम किया? आप बताइए कि मोदी जी ने इतने जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए हैं, उसमें कोई भेदभाव किया? कोई हिंदू और मुसलमान किया है क्या?
और भगवान राम का पूजा के लिए जो दिन है 22 जनवरी, वो आपके लिए तो पसंद नहीं है, और लेकिन आपको मुसलमानों के लिए बहुत पसंद है। तो ये तुष्टीकरण नीति, कांग्रेस जब दल आप देखेंगे तो तुष्टीकरण की जो नीति है वो पहचान बन रहा है लोगों में, मैं वो कह रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी राष्ट्र नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, इतनी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ में, पर फिर भी बीजेपी के लोगों को कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग कह रहे हैं कि साहब इतनी बड़ी पार्टी, फिर भी आपको अशोक चौहान भी चाहिए, आपको कमलनाथ भी चाहिए, उनके बेटे नकुलनाथ भी चाहिए, और न जाने कितने और कांग्रेसी आपकी तरफ आने को तैयार हैं। जब आप खुद इतना परिपक्व हैं तो फिर कांग्रेसियों को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? नहीं, एक बात ध्यान रखिए, एक राजनीतिक पार्टी किसी के लिए दरवाज़ा बंद करके नहीं चलती है। मैं ये जो मुझे कमलनाथ के बारे में अभी मालूम नहीं है, नकुलनाथ के बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं भी अखबारों में पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, लोकतांत्रिक दृष्टि से काम करने वाले दल है, और मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो नहीं आना चाहिए, दरवाज़ा बंद करना चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं चलती। लेकिन एक बात पक्का है कि जो आएंगे, जो भी आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई चेहरा बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत को बदल देंगे और कांग्रेसीकरण हो जाएगा, ये संभव नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि ये 400 पार वाली स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि उनको भी अपने परिवार में मिला लो, तो कुनबा और बढ़ेगा तो आंकड़ा भी बढ़ेगा? देखिए, जहाँ हम मजबूत है, हम विश्व में नंबर 1 पार्टी ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी जिले में कमज़ोर नहीं है। हम ऐसे भी तो नहीं है किसी भी संसदीय क्षेत्र में बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए जहाँ हम कमज़ोर है, अगर वहाँ कोई मिलता है, हम मजबूत करने के लिए अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लेगी। और लक्ष्य स्वाभाविक है, हमने 400 जो रखा है तो उसके अनुरूप पार्टी को बढ़ाएंगे। लेकिन पार्टी को बढ़ाते समय हमारे जो प्रिंसिपल्स है या हमारे सिद्धांत है उसके साथ समझौता करके, भगवान राम के रामलला मंदिर के साथ समझौता करेंगे, धारा 370 के साथ समझौता करेंगे, 3 तलाक के साथ समझौता करेंगे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ समझौता करेंगे। ऐसा कोई हमारे सिद्धांत के साथ समझौता करते हुए हम ना किसी को लेंगे, हम ना किसी को आगे लेके जाएंगे। आप तो खुद मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, कोई बातचीत हुई कमलनाथ से कि आखिर? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात, आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, ये इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई बड़े जोर शोर के साथ में कि भाई 26 दल 27 दल साथ आ रहे हैं और भी हमारा कुनबा बढ़ रहा है। अभी मौजूदा चुनाव में इस गठबंधन को कोई चुनौती मानते हैं क्या आप? देखो, एक बात ध्यान रखिए, गठबंधन पहले रूप नहीं ले रहा है। गठबंधन आज तक वो वर्चुअल मीटिंग्स और बैंक्वेट हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम तक सीमित है। उन्होंने आज तक सड़क पर तो आया नहीं, कोई सार्वजनिक स्थान पर तो आया नहीं, कोई मैनिफेस्टो या कोई घोषणा तो किया नहीं, और उनकी यात्रा में भी आज कोई नहीं शामिल हो रहे हैं, आज तक कोई शामिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इंडी गठबंधन अभी उसको क्या कहते हैं कि वो धरती पर ही नहीं आया, वो केवल कॉन्फ्रेंस हॉल में है। और ऐसे में वो गठबंधन भी अगर बनेगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसके प्रति लोगों में स्थिरता की भाव, स्थिर सरकार दे सकते हैं, मजबूत सरकार दे सकते हैं, निर्णयात्मक सरकार दे सकते हैं, ऐसी छवि उनके बारे में नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार के संदर्भ में उन सारे पार्टियों का, परिवारवाद के संदर्भ में उनके सभी पार्टियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग बीजेपी बनाम जब इन गठबंधन के दलों को देखते हैं तो मोदी जी कोसों आगे हैं, मीलों आगे हैं। ये इसलिए हमें कोई इंडी गठबंधन अभी कोई गठबंधन है और वो कोई मजबूत गठबंधन है, ऐसा तो कुछ दिखता भी नहीं है और संभावना भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जिन विपक्ष के नेताओं को आप लोग कोसते हैं, जिन पर आप करप्शन के आरोप लगाते हैं, वही ऐसे कई नेता हैं जो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, फिर विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं अब क्या उनका दामन पाक साफ हो गया, आप क्या धुल गए? तो कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास में? वो सवाल पूछते हैं। नहीं, देखिए, एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता आते हैं तो उसके बाद हम उनको पाक साफ घोषित करते हैं और उनके पुराने केसेस के विषय में हम बिल्कुल सर्टिफिकेट दे देंगे और मुक्त कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, जुडिशरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप चलेगा और भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार की कोई स्कोप नहीं रहेगा। कांग्रेस में है तो स्कोप है, कांग्रेस की तो मूल ही भ्रष्टाचार है। में आने के बाद आगे करप्शन नहीं कर पाएंगे तो पिछले पाप धुल गए? नहीं, पिछले पाप धुले नहीं है। पिछले पाप के विषय में जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो चलेगी, उसमें जो होगा
भाई भारतीय जनता पार्टी में बाहर से नहीं आया, कोई भी आया, मैं ही हूँ, तो मेरे ऊपर कोई केस है, अगर कोई केस में अगर मैं दोषी बन गया तो उसमें क्या करोगे, तो जाओगे ना, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ये का लोग क्या बोलते हैं संबंध कि है? ईडी सीबीआई के जरिए पहले प्रेशर डलवाते हैं, फिर वो आपके पाले में खिसक कर आते हैं और फिर इस तरीके से आप अपनी सरकार बनाते हैं, यही स्ट्रैटेजी है तो आपकी। पहले ये बताइए कि ये इनके पास जो सूची है, जो लोग हैं, वो ईडी जाना ये तो ऐसा है कि स्वाभाविक है, क्योंकि इनके पास केसेस है, ऐसे लोग ही है, तो इनकी जमाती ऐसी है, तो इसमें ईडी एक्टिव है तो कहते हैं कि ईडी को हम चला रहे हैं। ईडी को कोई नहीं चलाता, ईडी तो अपने स्वतंत्र है, ईडी अपने चलती है, सीबीआई अपने काम करती है, और तो ये उनके जांच करने जाते हैं तो भाजपा चला रहे हैं, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी का एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो बात है, तो वो हम ईडी को स्वतंत्र काम करने देते हैं, सीबीआई को स्वतंत्र काम करने देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ईडी को उपयोग करना, ऐसा कोई मजबूरी आज भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। आपने करप्शन मुक्त का नारा दिया, कांग्रेस मुक्त का नारा दिया, और उस कांग्रेस मुक्त के लिए कांग्रेस के नेता क्या आपकी पार्टी में आ जाएंगे? जल्दी से मेरा आखिरी क्वेश्चन है, मतलब कांग्रेस मुक्त का नारा क्या इस तरीके से साकार होगा कि कांग्रेस ही उठकर आपकी पार्टी में आ जाएगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस दिशा विहीन हो गया, और कांग्रेस एक राजनीतिक दृष्टि से देश में इरिलेवेंट, जिसको कहते हैं कि तर्कसंगत काम नहीं कर रही है, नेतृत्व ऐसा है, तो ऐसे में कोई तो व्यक्ति नेतृत्व देश के किसके लिए पास है? आप मानते हैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नेतृत्व है या फिर अभी भी नहीं, गांधी नहीं, परिवार? गांधी, देखो, कांग्रेस का मतलब गांधी है, गांधी के बगैर कोई बाकी मुखौटा है, उसमें कहने के लिए कुछ भी कहते रहिए, सब जानते हैं, कांग्रेसी लोग जानते हैं, आने वाले भी जानते हैं, जाने वाले भी जानते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का मतलब है गांधी परिवार, भाई सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इनके बाहर तो कोई नेतृत्व नहीं है। तो ऐसे में सब लोगों को लगता है कि भाई इस देश को अगर कुछ हम सेवा करना है तो कांग्रेस में संभव नहीं है, तो ऐसे में जो कोई आता है तो उसको तो स्वागत करेंगे हम, ऐसा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने वाला भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल काम करेंगे, और वो कांग्रेस के पुराने सिद्धांतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चलाने की कोशिश न करेंगे, न संभव है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो ये थे मुरलीधर राव जी, जिन्होंने कहा कि अगर अन्य पार्टियों के नेता हमारी पार्टी में आ भी रहे हैं तो उन्हें हमारी पार्टी के सिद्धांतों पर ही काम करना होगा, तभी उनके लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हो पाएंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि इस बार एनडीए 400 पार के नारे को साकार रूप देगा, उसके प्रति लगातार तैयारियां भी जारी हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी पार्टी है कि इस बार जो नारा दिया है वो साकार रूप लेगा और अपना रिकॉर्ड बीजेपी खुद तोड़ने जा रही है।